बरमानो किस्त नंबर 11 लास्ट। वो बेहद खुश था। इसकी तवक्को के बरअक्स कहीं कोई रुकावट पेश नहीं आई थी, वरना वो ज़हनी तौर पर खुद को इस बात के लिए तैयार कर चुका था कि आज इसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मगर सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो गया था। वो लड़की को उठाए तेजी से अपनी मखसूस जगह की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसी जगह जो उसके लिए मुकम्मल तौर पर महफूज समझी जाती थी। वो जगह जंगल के गहरे हिस्से में थी, जहां दिन के वक्त भी कोई भटक कर नहीं आता था, और अगर कोई आ भी जाता तो इसके अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। चारों तरफ घने झाड़ झुनकार थे। इस कद्र के अंदर की जगह एक बंद कमरे का गुमान देती थी। इन्होंने उसे पहले ही साफ कर लिया था, मगर बाहर से देखने पर यूं लगता था जैसे यहाँ सदियों से कोई दाखिल ही ना हुआ हो और ना कभी हो सकेगा। वो सीधा वहाँ पहुँचा, एक लम्हे को भी रुका नहीं, और बगैर किसी झझका के इस घने पर्दे को चीरता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसने लड़की को कंधे से उतार कर आहिस्ता से एक तरफ जमीन पर लिटा दिया, फिर खुद जरा फासले पर बैठ गया। उसकी नजरें मुसलसल इसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे किसी शिकार के जागने का सबर आजमा इंतजार हो। जंगल की खामोशी में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज थी और कहीं दूर किसी नामालूम परिंदे की चीख। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद लड़की के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई। पहले उंगलियां कांपे, फिर पलकें लर्जें। अचानक उसने आंखें खोल दें। चंद लम्हे वो खाली नजरों से ऊपर देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। मगर वहाँ अंधेरा था, गहरा गाढ़ा अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आंखें खली होने के बावजूद भी कुछ दिखाई ना दे। दरख्तों की छतरी, झाड़ियों की ओट और रात की स्याही मिलकर इस जगह को किसी बंद कमरे की तरह निगल चुकी थी। लड़की की निगाहें खाली खला में भटकती रहीं। इसे बस नमी भरी मिट्टी की बो महसूस हो रही थी और अपने कानों में अपनी ही तेज होती सांसों की आवाज। इसने उठने की कोशिश की, मगर बदन बोझल था, सर घूम रहा था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ रखा हो। हाथ आगे बढ़ाकर उसने अंधेरे को टटोलना चाहा, मगर उंगलियां खाली फिजा में लरज कर रह गईं। तभी इसे करीब कहीं किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक साया जो नजर नहीं आ रहा था मगर अपनी मौजूदगी का बोझ डाल रहा था। अचानक उसने सुना सांसों की आवाज, भारी, बेतरतीब, बिल्कुल करीब। लड़की की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही अटक गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही बात वाज़ेह थी, वो अकेली नहीं थी और अपने घर नहीं थी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे कोई इसके बिल्कुल करीब आ गया था, इतना करीब कि इसकी गरम बदबूदार सांसें लड़की के चेहरे से टकरा रही थीं। लड़की के जिस्म में एक झुरझरी सी दौड़ गई। दिल इस जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। इसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कपकपाती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए हो? मैं कहाँ हूँ? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो जवाब ना मिलने से ज्यादा खौफनाक थी। ना कोई लफ्ज, ना कोई आहट, बस सांसों की भारी आवाज जो उसके सवालों के बाद और ज्यादा नुमायां हो गई थी। इतनी देर में इसकी आंखें कुछ हद तक अंधेरे की आदी हो चुकी थीं। स्याही में हल्की हल्की लकीरें बनने लगें, शक्लें उभरने लगें। इसने पूरी हिम्मत जुमाकर के सामने खड़े वजूद को देखने की कोशिश की। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद कर ले, मगर खौफ ने पलकें खोल कर रखने पर मजबूर कर दिया था। बस एक पल उसने गौर से देखा, इसकी आंखें फैलती चली गईं, सांस हलक में अटक गई। इसके सामने खड़ा वजूद इंसान नहीं लग रहा था। बालों से अटा हुआ बदन, झक्की हुई कमर, गैर मुतनासिब हाथ और वो चेहरा जिसमें इंसानियत की कोई रमक नहीं थी। बुझी सी आंखें जिनमें हवस और वहशत एक साथ नाच रही थीं। वो बिन बुढ़ा लग रहा था। अगले ही लम्हे लड़की के मुंह से एक फलक शिगाफ चीख निकली, ऐसी चीख जो जंगल की खामोशी को चैरती हुई दूर तक फैल गई, और उसी चीख के
साथ रात मजीद स्याह हो गई। अचानक इस बिन बढ़े ने अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां चेहरे में धन से जैसे वो कोई जिंदा चीज नोच रहा हो। एक झटके में उसने वो चेहरा खींचकर अलग कर दिया और बेदर्दी से एक तरफ फेंक दिया। लड़की हैरत से पत्थर की तरह साकत रह गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंधेरे में अब जो चेहरा नुमाया हुआ वो किसी दरिंदे का नहीं था, वो एक इंसान का चेहरा था। पसीने में तर, आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर दबी हुई मुस्कुराहट। ये चेहरा इसके लिए अजनबी नहीं था। इमरान, लड़की के मुंह से बेइख्तियार निकला। आवाज इतनी धीमी थी जैसे सांस के साथ ही टूट गई हो। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसे देखता रहा, ऐसे जैसे इसके खौफ से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। फिर इसने अपने जिस्म पर ऊपर से पहनी हुई वो खाल उतारी, रीछ की खाल जैसा लंबा सा कोट जो दूर से बिल्कुल असली लगता था। करीब से देखने पर अंदाजा हवा कि ये महज एक कास्ट्यूम था, खुद सुला हुआ, खुद जोड़ा हुआ, मगर इसे पहनने वाला इस कदर दरिंदा बन चुका था कि वो खाल भी सच्ची महसूस हो रही थी। लड़की का जिस्म लरजने लगा। उसी लम्हे झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक के बाद एक, तीन और साए अंधेरे से निकल आए। वो सब उसके करीब आ गए। लड़की ने उनकी तरफ देखा तो दिल बैठ सा गया। इनमें से दो उसी के गांव के थे, वो चेहरे जो कभी उसने रोजमर्रा की जिंदगी में देखे थे, जिन्हें वो सलाम कहकर गुजरी थी। तीसरा किसी और गांव का लगता था, अजनबी, सख्त आंखों वाला। अब इसे सब कुछ समझ आ रहा था। बिन बुढ़ा दरिंदा खौफ सब एक फरेब था। लड़की खौफ से सिमट गई। इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू तैरने लगे थे और वो चारों वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसी मुस्कुराहटें जिनमें इंसानियत नहीं होती, ऐसी मुस्कुराहटें जिनके पीछे सिर्फ हवस, जुल्म और अंधी वहशत छपी होती है। अंधेरा बदस्तूर गहरा था और इस अंधेरे में अब लड़की बिल्कुल अकेली थी। क्या ख्याल है खेल शुरू किया जाए? इमरान ने होंठों पर फैली हुई मकरूसी मुस्कुराहट के साथ बाकियों की तरफ देखा। हाँ, क्यों नहीं, सबने बैक आवाज जवाब दिया। लड़की एक लम्हे में सब समझ गई। ये कौन सा खेल है, उसकी कीमत क्या है और अंजाम कहाँ जा कर रुकेगा, ये सब उसे किसी ने समझाया नहीं था, मगर खौफ ने एक एक लफ्ज उसके दिल पर लिख दिया था। इसने कांपते हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कसम है किसी को नहीं। मगर जब सर पर हवस का भूत सवार हो तो ना खुदा याद रहता है ना इंसान। की बात का जवाब देना भी इन्होंने जरूरी ना समझा। हाथ आगे बढ़े, मजबूत और बेरहम। वो पकड़ी गई। वो जानती थी कि इस जंगल में, इस अंधेरे में उस वक्त कोई इसकी मदद को नहीं आएगा। फिर भी वो चलाई, शायद किसी नामालूम उम्मीद पर, शायद इसलिए कि कोई दरिंदा इंसानों से ज्यादा रहम दिल निकल आए और इसे इंसानों से बचा ले, या शायद इसलिए कि अगर मरना ही है तो शोर के साथ मरे। मगर अंधेरा खामोश ही रहा। इसे जमीन पर गिरा दिया गया, मुंह दबा दिया गया, हाथ पांव जकड़ दिए गए। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज कैद हो चुकी थी। इमरान आगे बढ़ा। बाकियों ने जरा पीछे होकर रास्ता दे दिया, जैसे वाकई वही इन सब का सरदार हो। इसने झुककर हाथ आगे बढ़ाया। ऐन उसी लम्हे झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। सबके सब एकदम ठिठक गए, सांसें रुक गईं, नजरें अंधेरे में जम गईं। इससे पहले कि कोई कुछ सोचता या पलट कर देखता, एक साया बिजली की तेजी से झाड़ियों को चीरता हवा निकला और अगले ही लम्हे उनके बिल्कुल सरों पर आ खड़ा हुआ। हवा में एक अजीब सी बो फैल गई, कच्ची मिट्टी, जंगल और किसी ऐसी वहशत की जो इंसानी कम हीवानी ज्यादा लग रही थी, मगर इंसानों के किए का हिसाब लेने आ चुकी थी। वो सब यकायक लड़की को भूल गए और अपनी सारी तवज्जो इस साए की तरफ मरकूज कर दी। बड़ी सी सियाह चादर में लिपटा वो वजूद यूं लग रहा था जैसे अंधेरा खुद शक्ल इख्तियार करके उनके सामने खड़ा हो। इमरान ने घबराहट के बावजूद हिम्मत जुटाने की नाकाम कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जवाब में अल्फाज नहीं आए, बस एक खौफनाक सी गराहट फिजा में गूंजी। उसी लम्हे एक हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और अगले ही पल इमरान का जिस्म सामने से हल्का सा चीर दिया गया। खून का फवारा बुलंद हुआ और चारों तरफ बिखर गया। बाकी तीनों उछलकर पीछे हटे, उनके चेहरों पर दहशत साफ लिखी थी। अब लड़की उनके
लिए कोई मानी नहीं रखती थी। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। इन्होंने भागने की कोशिश की, मगर इन्हें एक कदम भी दूर जाने न दिया गया। लम्हों के अंदर वो भी इमरान की तरह जमीन पर गिरे हुए थे, जख्मों से छलनी जिस्म लिए तड़पते हुए। ना वो पूरी तरह मरे थे, ना जिंदा। उनके हलक से ज़बा होते जानवरों जैसी कराहती आवाजें निकल रही थीं। दर्द की शिद्दत से वो जमीन पर सांपों की तरह बल खा रहे थे, मगर ये अजियत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। लड़की बिल्कुल खौफजदा नहीं थी, बस हैरत में डूबी हुई थी। इसकी निगाहें इस स्याह चादर में लिपटे साए पर जमी थीं, और उसके दिल में बस एक ही सवाल था कि ये कौन सा फरिश्ता है जो एन वक्त पर मौत के दहाने से इसे खींच लाया है। अभी तक इस वजूद ने अपना चेहरा जाहिर नहीं किया था। खामोशी से उसने इन चारों नींद मुर्दा जिस्मों को पकड़ा और एक एक करके घसीटते हुए इस जगह से बाहर निकाल लिया। फिर वो इन्हें घसीटता हवा गांव की सिमत चल पड़ा। लड़की भी बेख्तियार इसके पीछे पीछे थी। गांव के करीब पहुंचकर उसने इन चारों को वहीं मौजूद एक नीचे मगर मजबूत दरख्त से उल्टा लटका दिया। इन्हें के कपड़ों से मजबूत गरही बांधकर उनके जिस्मों पर लिबास के नाम पर अब कुछ भी ना था। वो कराह रहे थे, तड़प रहे थे, मगर आवाजें अंधेरे में गुम हो रही थीं। फिर इस वजूद ने लड़की को एक इशारा किया और खुद गांव की तरफ बढ़ गया। गांव में दाखिल होकर इसने कदम रोके और लड़की की तरफ मुड़ा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर इसने आहिस्ता से अपने चेहरे से चादर हटा दी। लड़की चौंक गई, इसके कदम जैसे जमीन में गुड़ गए। वो पत्थर की तरह साकत इस चेहरे को देखती रह गई। ये तो बिन बढ़ी जैसी थी। अचानक लड़की के जहन में एक नाम बिजली बिन कर चमका। तराल गांव की वो लड़की जिसके बारे में इसने सुना था कि उसे बिन बढ़े से छुड़ा कर लाया गया था, मगर वो खुद भी बिन बढ़ी बिन गई थी। इसने उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ नाम सुना था, नाइला। इसके मुंह से बेयकीनी में निकला। वो वजूद धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर इसने शफकत से लड़की के सर पर हाथ रखा। लड़की ने बेख्तियार उसके बालों भरे हाथ को थाम लिया और अकीदत और मोहब्बत से अपने होठों से लगा लिया। इसके जब्त के बंधन टूट गए और वो हिचकियों के साथ रोने लगी। नाइला ने एक बार फिर नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा, जैसे माँ अपने बच्चे को तसल्ली देती हो, और फिर हल्के से उसे गांव की सिमत धकेल दिया, जैसे खामोश जबान में कह रही हो, घर जाओ। लड़की ने आंसू पौंछे एक बार पलटकर नाइला को देखा और फिर तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ी। नाइला वहीं खड़ी रही उस वक्त तक जब तक उसे पूरा यकीन न हो गया कि लड़की अपने घर पहुंच चुकी होगी। तब वो आहिस्ता से पलटी और तराल गांव की सिमत चल पड़ी, अंधेरे में गुम होती हुई, जैसे कभी थी ही नहीं, बस एक साया, एक मुहाफिज, एक खामोश बदला। अगली सुबह गांव वालों के लिए हैरत और दहशत का पैगाम लेकर तुलू हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि जंगल की तरफ से शोर उठने लगा। चंद लोग दौड़ते हुए वापस आए तो उनके चेहरों का रंग उड़ा हुआ था, जबान लड़खड़ा रही थी और आंखों में वो खौफ था जो लफ्जों में बयान नहीं हो पाता। गांव के करीब जंगल के किनारे 4 लाशें एक दरख्त से लटकी हुई मिली थीं, या यूं कहा जाए कि 4 इंसानी वजूदों के बचे खचे हिस्से। उनके जिस्म आधे अधूरे थे, गोश्त जगह जगह से नोचा जा चुका था। लगता था रात भर जंगली दरिंदे इन पर झपटते रहे हों, दांतों और पंजों ने इन्हें चैथड़ों में बदल दिया हो। मंजर ऐसा था कि देखने वालों के कदम वहीं जम गए और कई लोगों ने मुंह मोड़ लिया। कुछ ने कै की, कुछ ने कांपते हाथों से सीना थाम लिया। बाद में हिम्मत जुमा करके उनकी पहचान की गई। 3 लड़के नगयाल गांव के थे और चौथा पास के एक गांव का रहने वाला। नाम सामने आए तो गांव पर जैसे सट्टा तारी हो गया। यही वो लड़के थे जिन पर कभी किसी ने शक नहीं किया था, जिन्हें आम हंसते बोलते नौजवान समझा जाता था। माएँ बयान करने लगे, बाप सर पीट कर बैठ गए और गांव में कहराम मच गया। मगर इस सब के दरमियान एक और बात थी जो लोगों को अंदर ही अंदर हिला रही थी। लाशों की हालत साफ बता रही थी कि ये सिर्फ जंगली दरिंदों का काम नहीं था। उनके जिस्मों पर ऐसे जख्म थे जो किसी जानवर के पंजों से पहले लगे थे, गहरे, सीधे, बेरहमाना, जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से वार किए हों। गोया दरिंदे बाद में आए हों,
पहले कोई और था, कोई ऐसा जो उनका शिकार कर चुका था और जंगल ने बस बाकी काम पूरा किया था। लोग वहशत ज़दा थे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये लड़कियां कौन उठा रहा है, बल्कि ये था कि वो कौन है जो दरिंदों से भी ज्यादा खौफनाक है और कहीं नजर भी नहीं आता। नायला जब इस रात अपने गांव में दाखिल हुई थी तो गलियां सुनसान थीं। चांद बादलों में छुपा हवा था और गांव नींद की आगोश में था। वो बड़ी सी सियाह चादर में लिपटी तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि गांव के एक आदमी की नजर इस पर पड़ गई। वो इत्तेफाकन बाहर निकला था, मगर नायला को इस हाल में देखकर ठटक गया। चादर, इसकी चाल और उसके वजूद से लिपटी एक अजीब सी वहशत उसके दिल में फौरन शक ने जन्म ले लिया। इसने छप कर नायला का पीछा किया। वो दबे कदमों इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि नायला अपने घर के दरवाजे के अंदर गायब हो गई। वो आदमी बाहर ही रुक गया, दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगा। नायला के अंदर दाखिल होते ही घर के सुनाटे को तशवीश भरी आवाजों ने तोड़ दिया था। नायला, तुम कहाँ चली गई थी? ये खून किसका है? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हारे हाथों पर भी खून लगा हुआ है, कहाँ से आई हो? एक के बाद एक सवाल और हर सवाल इस आदमी के शक को और मजबूत करता चला गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े, बहुत खौफनाक राज के दहाने पर खड़ा है। वो खामोशी से वहाँ से हट गया। अगली सुबह जब नगयाल गांव से 4 लाशें मिलने की खबर फैली तो इस आदमी को एक पल की भी देर ना लगी। वो सीधा नगयाल पहुंचा और वहां जुमा लोगों को रात का सारा हाल सुना दिया कि इसने नायला को किस हालत में देखा था और इसके घर के अंदर से क्या आवाजें आई थीं। ये उसी का काम है, उसने यकीन से कहा। बात को मानने में किसी को ज्यादा वक्त ना लगा। खौफ पहले ही दिलों में बैठा हुआ था, अब उसे एक नाम मिल गया था। अगले ही लम्हे नगयाल गांव के लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां और जो कुछ हाथ आया उठाए नायला के घर की तरफ चल पड़े उसे मारने के लिए। मगर उससे पहले कि मजमा गांव से निकलता, एक लरजती हुई आवाज ने सबको रोक लिया। चाचा करमदीन कांपता कांपता अपनी बेटी का हाथ थामे सामने आ खड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो, उसने बुलंद आवाज में कहा, और ये भी जानता हूँ कि क्यों जा रहे हो। मजमा चौंक गया। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सच है, उनको नायला बेटी ने ही मारा है। ये सुनते ही जैसे सबकी आंखें एक साथ खल गईं। मजमा पर गहरा सन्नाटा छा गया। चाचा, तुम कैसे जानते हो? हुजूम में से एक आवाज उभरी। करमदीन ने सवाल करने वाले को देखा, फिर पूरे मजमा पर एक नजर डाली। इसकी आंखों में दर्द भी था और अज़्म भी। ये सच है कि उनको नायला ने मारा है, वो ठहर ठहर कर बोला, मगर ये उसी काबिल थे। फिर इसने रात की सारी बात बता दी, कैसे वो लड़के इसके घर में घुसे, कैसे उसकी बेटी को उठा कर ले गए, और फिर इसकी बेटी ने कांपती आवाज में जो कुछ नायला के बारे में बताया था वो सब उसने लफ्ज लफ्ज दोहरा दिया। करमदीन की बेटी ने भी सर हिलाकर हर बात की तस्दीक की। मजमा साकत था, जैसे सब पत्थर के बुत बिन गए हों। फिर अचानक जैसे सबको होश आया, हर तरफ सरगोशियां फैल गईं, मक्खियों की भिनभिनाहट सी गूंजने लगी। किसी की नजरें झपकी हुई थीं, किसी की आंखों में शर्मिंदगी और किसी के चेहरे पर खौफ। चंद लोगों को करमदीन और उसकी बेटी के साथ जंगल भेजा गया। वो जगह भी मिल गई जहां लड़की को ले जाया गया था। निशानात, बिखरे कपड़े और जमीन पर सबक सच सब कुछ मौजूद था। अब किसी के पास इनकार की गुंजाइश नहीं रही थी। सच सामने आ चुका था। जिन लोगों ने मरने वालों के जनाजे की तैयारी शुरू की थी वही अब पीछे हट गए। साफ कह दिया गया कि उनका जनाजा कोई नहीं पढ़ेगा, ना इन्हें यहाँ दफन किया जाएगा, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान को मरने के बाद भी जिल्लत और नफरत के हवाले कर देते हैं। मारे जाने वाले वो लड़के शराफत का लबादा ओढ़े बरसों से हर वो काम कर रहे थे जो इंसानों को जेब ही नहीं देता। दिन के उजाले में वो आम
खामोश और बेजिरर दिखाई देते थे, मगर रात के अंधेरों में उनके अंदर छुपा परमाणु जाग उठता था। जब गांव-गांव परमाणु का चर्चा फैला और बिन बुड्ढों के मारे जाने की खबरें आईं, तो उनके शैतानी जहन में एक मंसूबा जन्म ले गया। ऐसा मंसूबा जिसके जरिए वो खौफ बेच सकते थे और किसी की नजरों में आए बगैर अपनी हीवानी तस्कीन पूरी कर सकते थे। इन्होंने करीबी शहर से एक खौफनाक चेहरे वाला मासिक खरीदा, ऐसा जिसे देखकर दिल दहल जाए, और एक लंबा सा कोट लिया जो टखनों तक आता था, जिस पर लंबे उलझे हुए बाल लगे थे। बाकी की कमी बेशी इन्होंने खुद पूरी कर ली, खून, मिट्टी, जंगल की बो, ताकि वो वाकई किसी गैर इंसानी मखलूक जैसे लगें। पहली वारदात इन्हें जरा मुश्किल लगी। हाथ कांपे, दिल धड़का, झझका और खौफ दोनों साथ थे। मगर जब उनके किए का इल्जाम परमाणु और रीछ के सर डाल दिया गया और गांव वालों ने इंसान को नहीं बल्कि दरिंदे को कसूरवार ठहराया, तो उनका हौसला खल गया। इस एक कामयाबी के बाद वो रुक ना सके। खौफ उनकी ढाल बिन गया और अंधेरा उनका साथी। फिर वो मुकम्मल शैतान बिन गए, हवस के पुजारी, जिनके लिए इंसान सिर्फ शिकार था। मगर जुल्म की उम्र हमेशा मुख्तसर होती है। जिस नाम का खौफ बेच कर वो लोगों को दहशत ज़दा कर रहे थे, उसी नाम ने उनकी मुहलत खींच ली, और जिस परमाणु को वो ओढ़ कर निकलते थे, उसी के हाथों वो अबरतनाक अंजाम को पहुंचे। ऐसा अंजाम जो ना इंसानियत ने कबूल किया, ना जमीन ने। नायला अगरचे बहुत कम बोलती थी, मगर वो बहुत कुछ समझती थी। लफ्ज उसकी जबान पर कम आते थे, मगर एहसास और इदराक इसके अंदर पूरी शिद्दत से जिंदा थे। जब उसने सुना कि पास के गांव नगयाल में किसी ने बिन बुढ़ा देखने का दावा किया है, और उसके बाद यक्के बाद दीगरे लड़कियां गायब होने लगी हैं, तो वो चौंक उठी थी। ये महज एक खबर नहीं थी, ये वही साया था जिसकी वो पहचान चुकी थी। उसी दिन से नायला के रवैये में एक खामोश बेचैनी आ गई थी। वो ज्यादा गुमसुम रहने लगी, निगाहें अक्सर दूर कहीं ठहर जाती, जैसे किसी अनदेखे नक्शे को जहन में जोड़ रही हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना पूछा, ना सुना, बस अपने तौर पर खोज लगाने लगी। जंगल, रास्ते, आवाजें, इंसानी बो, खौफ की लर्जिश, सब कुछ वो पहचानती थी। और बहुत जल्द उसने सच को पा लिया था। वो जान गई थी कि ये बिन बुढ़ा नहीं है, ये इंसान है। वही इंसान जिन के अंदर परमाणु जाग चुका था। नायला उनको अबरत का निशान बनाने ही वाली थी कि उससे पहले ही इस पर शक कर लिया गया। इसे घर में कैद कर दिया गया। वो खामोशी से कैद कबूल कर गई, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी माँ की आंखों में खौफ और आंसू देख चुकी थी। मगर दरिंदगी ने इंतजार नहीं किया। एक और वाकया हो गया, और इस एक वाकये ने नायला को फिर से आजादी दिला दी। उसी दिन से वो दोबारा उनकी तलाश में निकल खड़ी हुई। इस रात वो किसी तफरीह या भटकने के लिए नहीं निकली थी। उसके कदमों में अज़्म था, निगाहों में फैसला। वो जानती थी कि आज का दिन फैसला किन है। वो इन्हें ढूंढती रही, जंगल की गहराइयों में, खामोशी के बीच, अंधेरे के पर्दों में। रात गहरी होती गई, सन्नाटा बढ़ता गया, मगर वो नहीं रुकी। फिर अचानक हवा में एक चीख तीर गई, एक लड़की की चीख, बेबसी, खौफ और आखिरी उम्मीद की चीख। नायला ठिठकी नहीं, वो पल भर में इस आवाज के ताक़ुब में थी। दरख्त, झाड़ियाँ, अंधेरा, कुछ भी रुकावट ना बन सका। वो वहाँ पहुंची जहाँ हैवानियत अपना खेल खेलने ही वाली थी। इसके बाद जो हुआ, वो लफ्जों से ज्यादा जंगल ने देखा और सियाह रात ने गवाही दी। वो रात सियाह थी, और उनका अंजाम इससे भी ज्यादा सियाह। जंगल ने इंसान के अंदर छपे परमाणु को पहली बार देखा कि जब वो नायला के सामने आया, तो इंसानियत के नाम पर ज़बा हो गया। दोपहर ढलते ही तराल गांव का मंजर बदल चुका था। नायला के घर के बाहर जैसे मेला सा लग गया हो। गलियां लोगों से भर चुकी थीं, सहनों और छतों पर भीड़ थी, और हर चेहरे पर एक ही बेचैनी, नायला को देखने की। इस
से मिलने की, इसके सामने सर झुकाने की। वही लोग जो कल तक इसके नाम से काम उठते थे, आज उसके दरवाजे पर मोहब्बत और अकीदत लिए खड़े थे। कोई इसे बिन बढ़ी कह कर देखना चाहता था, मगर इस नजर में खौफ नहीं था, हैरत थी और एहतराम। वो बिन बढ़ी जो इंसान तो पूरी नहीं रही थी, मगर इसके अंदर इंसानियत अब भी पूरी थी। लोग खुद से शर्मिंदा थे, शर्मिंदा इस बात पर कि जिसे वो बरमानू समझ कर इससे नफरत करते रहे, वो तो काबिल मोहब्बत और काबिल कदर निकली, और जिससे नफरत होनी चाहिए थी वो असल बरमानू तो हर इंसान के अपने अंदर छुपा बैठा है। हर शख्स को आज ये सच दिखाई दे रहा था कि बरमानू कोई जंगल की मखलूक नहीं, बल्कि वो दरिंदगी है जो इंसान के दिल में पलती है, जो सिर्फ मौका की तलाश में रहती है और मौका मिलते ही एक पल में इंसान को हैवान बना देती है। ऐसी हजारों मिसालें सबके सामने थीं, और आज हर शख्स को दूसरे इंसान में बरमानू नजर आ रहा था। और बरमानू में इंसान यानी नायला में करमदीन समेत गांव के कई बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी आंखों में नमी थी और लहजे में आजजी। इन्होंने इज्जत के तौर पर अपनी पगड़ियां उतार कर नायला के कदमों में रख दें। बेटी, एक बूढ़े ने भराई हुई आवाज में कहा, असल इंसानियत का ताज तो तुम्हारे लिए है। वो लम्हा ऐसा था जिसमें लफ्ज कम पड़ गए थे। नायला के माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये आंसू दिख के नहीं थे, फख्र के थे। माया नायला के करीब खड़ी थी, इसके हाथ को मजबूती से थामे हुए, जैसे डर हो कि कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। अदील के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो किसी उम्र भर के बोझ के उतर जाने के बाद आती है। आज नायला सिर्फ अपने घर वालों के लिए नहीं, पूरे तराल गांव के लिए फख्र बन चुकी थी। उसके नाम से जो इज्जत इस गांव को मिली थी, वो इज्जत ना पहले कभी किसी को मिली थी, ना किसी ने इसका तसव्वुर किया था। सब खुश थे, दिल से खुश, और इन सब के दरमियान खामोश सी खड़ी नायला भी, जिसकी आंखों में इस दिन पहली बार एक हल्की सी मगर सच्ची खुशी उतर आई थी। आज उसे इसके खदोखाल समेत दिल से कबूल कर लिया गया था। आज हर नजर में इसके लिए तहकीर की बजाय इज्जत थी, अकीदत थी और मोहब्बत थी, वो जिसको गांव वाले इंसान भी नहीं समझते थे। आज इसे अपनी बहन बेटी के कर पुकारने पर फख्र महसूस कर रहे थे। नतीजा, क्योंकि जिसमें इंसानियत हो वही हमेशा काबिल इज्जत होता है। खत्म शद। हाँ तो प्यारे प्यारे व्यूज, बताएं फिर कैसी लगी स्टोरी और स्टोरी का एंड। अगर पसंद आई तो अगली स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ये बे कर लें। बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स।